हेलो एवरीवन, बट आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सोशल साइंस के 2016 के लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलते हैं, आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का युद्ध किसके मध्य हुआ, अथवा पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय के क्या कारण थे। आपका ये क्वेश्चन आ जाए या ये क्वेश्चन आ जाए, आपको आंसर यही लिखना है, ठीक है ना। तो चलते हैं, देखते हैं। देखिए, पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में, बाबर का 1526 ईस्वी में दिल्ली के पास पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी से सामना हुआ। बाबर के पास अच्छी बंदूकें और बारूदी तोपें थीं जो भारत के शासकों के पास नहीं थीं। बाबर के पास प्रशिक्षित सेना व कुशल घुड़सवार थे जिन्हें अनेक युद्धों का अनुभव था। उसने अपनी सेना का कुशलता से संचालन किया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर की विजय हुई तथा दिल्ली और आगरा तक का सारा प्रदेश उसके अधीन हो गया। तो देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। किनके बीच हुआ, तो देखिए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। और इसमें कौन विजित हुआ, तो इसमें बाबर विजित हुआ, ठीक है ना। और कहाँ पर हुआ, तो पानीपत के मैदान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए क्या क्या किया, या सम्राट अकबर की राजपूत नीति की समीक्षा कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन आ जाता है अथवा ये क्वेश्चन आ जाता है, आपको आंसर एक ही लिखना है। तो आप देख लें। देखिए, अकबर एक चतुर सम्राट था। वो जानता था कि हिंदुओं के सहयोग के बिना ना तो साम्राज्य का विस्तार कर सकता है और न ही साम्राज्य पर अपना अधिकार बनाए रख सकता है। इसके लिए उसने अनेक हिंदुओं को मनसबदार बनाया। इनमें अधिकांश राजपूत राजा थे जिनसे अकबर ने वैवाहिक संबंध तथा व्यक्तिगत संबंध स्थापित किए। राजपूतों के लिए उसने अपनी अलग से नीति निर्धारित की। उसने राजपूत राजाओं से दोस्ती कर श्रेष्ठ एवं स्वामी भक्त राजपूतों को अपनी सेवा में लिया, जिससे मुगल साम्राज्य काफी दिन तक जीवित रहा। अकबर ने भगवान दास, राजा मान सिंह, बीरबल एवं टोडरमल जैसे राजपूत राजाओं को उच्च मनसब प्रदान किए। अकबर ने आमेर, बीकानेर, जैसलमेर की राजकन्याओं से विवाह किए। इस प्रकार अकबर एक स्थायी और शक्तिशाली विस्तृत साम्राज्य की कल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। देखिए, जिन राजपूतों ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की, उसके विरुद्ध उसने युद्ध किए। कई राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु मेवाड़ के राजा प्रताप ने सर झुकाने से इनकार कर दिया और जल्दी ही अकबर की सेना और राणा की सेना का सामना हुआ। देखिए, सन 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के मैदान में, ठीक है ना। देखते हैं, अकबर अन्य धर्मों के प्रति उदार था। उसने सर्वमान धर्म दीन-ए इलाही की स्थापना की। अकबर ने किस धर्म की स्थापना की, तो अकबर ने दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना की। उसने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना बनवाया। इबादत खाना मतलब प्रार्थना गृह बनवाया, जहां वह सभी धर्मों के लोगों के साथ धार्मिक चर्चा करता था। अब देखिए, क्वेश्चन ऐसे आया था कि इबादत खाना क्या है, तो देखिए इबादत खाना क्यों बनवाया गया, तो इसमें देखिए सभी धर्मों के लोग बैठकर चर्चा करते थे और ये प्रार्थना गृह था। और देखिए, सन 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। तो अकबर की मृत्यु कब हुई, तो अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई। फ्रेंड्स, इस तरह का वीडियो एक हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें देखिए मुगल साम्राज्य के जितने भी सम्राट हुए हैं उनका देखिए उनका जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई, और देखिए वो गद्दी पर कब बैठे,
तो आप लोग वीडियो बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। और देखिए, आप अगर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। देखिए, ये इम्पोर्टेंट वीडियो आपको देखिए सफलता दिलाएगा। और देखिए, सनवाइज तो हिस्ट्री का मतलब ही होता है सनवाइज क्वेश्चंस। तो जब सन आपको अच्छे से याद होंगे तो आपको हिस्ट्री में बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरजहां मकबरा तथा कोहिनूर शब्दावलियों के शाब्दिक अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो चलते हैं, उत्तर देख लेते हैं। नूरजहां, देखिए नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। कौन थी? तो नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी और जहांगीर ने उसकी सुंदरता के कारण उसे यह उपाधि दी थी, ठीक है ना। और उससे पहले आप लोगों को पता होगा कि नूरजहां का क्या नाम था। तो जब इनको उपाधि दी गई है नूरजहां की, तो उससे पहले उनका नाम मेहरुन्निसा था। और जो है नूरजहां को जहांगीर ने, यानी कि जहांगीर ने नूरजहां को ये उपाधि प्रदान की थी उनकी सुंदरता से खुश होकर। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मकबरा, मकबरा क्या होता है? तो बादशाह की कब्र के ऊपर बना स्मारक मकबरा कहलाता है। और देखिए कोहिनूर, तो देखिए कोहिनूर मयूर सिंहासन में जड़ा हुआ बहुमूल्य हीरा, ठीक है ना। ये भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कोहिनूर किसको बोलते हैं। तो कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा होता है जो मयूर सिंहासन में जड़ा हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवाजी के केंद्रीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या थी, लिखिए। अथवा शिवाजी के शासन प्रबंध के विषय में लिखिए। ये देखिए, आपका इस तरीके का क्वेश्चन 2019 में आया था और इस तरीके का क्वेश्चन आपका 2016 में आया था। क्योंकि हम लोग 2016 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, मैं फिर से बताती हूँ आपको, या ये क्वेश्चन आ जाए या ये क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आपको आंसर एक ही लिखना है, ठीक है ना। क्योंकि शिवाजी के केंद्रीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं पूछ रहा है और इसमें शासन प्रबंध, ठीक है ना। तो चलते हैं, देखते हैं। फर्स्ट नंबर का देख लेते हैं, केंद्रीय शासन। तो इसमें देखिए, अपनी शासन व्यवस्था के प्रधान शिवाजी स्वयं थे। उनका प्रशासन बहुत सीमा तक दक्षिण राज्यों की प्रशासन व्यवस्था पर आधारित था। राज्य की सर्वोच्च शक्ति उनके हाथों में केंद्रित थी। उनके अधिकारों पर कानूनी बंधन नहीं था। इस प्रकार मध्य युग के सभी शासकों की भांति शिवाजी भी निरंकुश थे, परंतु वह अत्याचारी नहीं थे। वह अपनी शक्ति का प्रयोग जनता की भलाई के लिए करते थे। शासन कार्य में राजा की सहायता देने के लिए 8 मंत्रियों का मंडल था जिसे अष्टप्रधान कहते थे। देखिए, अब क्वेश्चन आपका आ सकता है कि अष्टप्रधान किसे कहते थे। तो देखिए, शासन कार्य में राजा की सहायता करने के लिए 8 मंत्रियों का मंडल था जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, प्रांतीय शासन। शिवाजी का साम्राज्य बहुत विशाल तो नहीं था, किंतु उसका शासन प्रबंध केवल केंद्रीय सरकार द्वारा संभव नहीं था, इसलिए शिवाजी ने प्रांतीय शासन की व्यवस्था की थी। शिवाजी ने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभक्त किया था। वह प्रदेश जो सीधे शिवाजी के नियंत्रण में था, स्वराज के नाम से संबंधित किया जाता था। इसका प्रबंध शिवाजी स्वयं करते थे। अन्य प्रांतों में एक एक सूबेदार होता था जिसकी नियुक्ति शिवाजी स्वयं करते थे और वह अपने पद पर इनकी इच्छा पर्यंत कार्य कर सकता था। प्रांतीय सूबेदार की सहायता के लिए भी 8 मंत्री होते थे। देखिए फ्रेंड्स, ये आंसर थोड़ा लेंथी है तो कोई नहीं, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लें। और एग्जाम में ये ज़रूरी नहीं है कि देखिए 2 नंबर का होता है आपका, लघु उत्तरीय टाइप जो प्रश्न होते हैं वो 2 नंबर के होते हैं। तो आप इतना लिखें। देखिए हेडिंग, सबसे पहले तो आप लोग हेडिंग को अच्छे से डालेंगे। उसके बाद जितने सन हो सके, जितने भी सन आपको अच्छे से मालूम हो कि जैसे जिनके शासनकाल है, जैसे हम शिवाजी के बारे में पढ़ रहे हैं तो इनसे संबंधित जो भी सन हैं, इनके जन्म के या जितने मृत्यु के,
जो भी है वो अगर आप डाल देते हैं और उसके बाद हेडिंग डाल के आप अच्छे से क्वेश्चंस लिखते हैं, यानी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग बहुत ज़्यादा लेंथी लिखें कि एक क्वेश्चन में आप लोग अटके रहें और सारे क्वेश्चन आपके छूट जाएं, क्योंकि आप लोग एक टाइम सेट कर लीजिएगा, टाइम के हिसाब से ही आप लोग आंसर लिखिएगा, कि मतलब छोड़ना कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है स्थानीय शासन। प्रत्येक प्रांत की कई परगनों में तथा परगनों को ग्रामों में विभक्त किया गया था। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का मुखिया कौन कहलाता था? तो पटेल कहलाता था। और प्रत्येक परगने में वेतन प्राप्त अधिकारी भी होते थे। उसके बाद देख लेते हैं सैनिक व्यवस्था क्या थी। तो शिवाजी की सेना का संगठन मुगल सेना की अपेक्षा कहीं अधिक सुदृढ़ था। शिवाजी का सैन्य संगठन इस प्रकार था। फर्स्ट नंबर पर हो जाता है अश्व सेना का विशेष महत्व था। सेकंड नंबर पर हो जाता है किलों का प्रबंध कराया गया था। थर्ड नंबर पर हो जाता है सेना में कठोर अनुशासन प्रणाली लागू थी। फोर्थ नंबर पर हो जाता है चतुर्थपूर्ण यानी कि चातुर्यपूर्ण गुरिल्ला युद्ध प्रणाली। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है गुरिल्ला युद्ध प्रणाली किसके शासनकाल में थी, तो देखिए शिवाजी के शासनकाल में, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा कितने प्रकार का होता है, हमारे जीवन में धातुओं का उपयोग बताइए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। लौह धातु में अन्य पदार्थों के मिले होने से इसे लौह अयस्क कहते हैं। लौह धातु के इसकी मजबूती पर मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट 4 प्रकार के होते हैं। उपयोग देखिए इसका क्या होता है। लौह धातु का विभिन्न कार्यों में प्रयोग होता है। इसी प्रकार अन्य धातु में जैसे तांबा, टिन, सीसा, चांदी, मैग्नीज, कोबाल्ट, सीसा आदि का औद्योगिक तथा सामान्य जीवन के हर क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, महाद्वीप किसे कहते हैं, सभी महाद्वीपों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर जान लेते हैं। महाद्वीप पृथ्वी की संरचना से पूर्व 200 करोड़ वर्ष पृथ्वी एक महाद्वीप था जिसे पेंजिया कहते थे। पृथ्वी के अंदर की प्लेट के खिसकाव से धरातल के ऊंचे उठे हुए भाग नए महाद्वीप कहलाए। आज 7 महाद्वीप हैं। देखिए एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अटलांटिका महाद्वीप। फ्रेंड्स ये अगर जैसे आप लोग ट्रिक से याद करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से आप लोगों को याद हो जाएगा और माइंड में फीड हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आप लोगों को ट्रिक की नीड है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी ट्रिक लेकर आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार का अर्थ स्पष्ट करते हुए संचार के विभिन्न साधनों की उपयोगिता बताइए। तो देखिए संचार का अर्थ सबसे पहले हम जान लेते हैं। संचार से आशय शब्दों, पत्रों, सूचनाओं अथवा संदेशों द्वारा विचारों एवं सम्मतियों के विनिमय से होता है। संचार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संचार के सभी चीज़ें शामिल हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में डालता है। यह अर्थ का पुल है। इसके अंतर्गत कहने, सुनने और समझने की व्यवस्थित तथा निरंतर प्रक्रिया सम्मिलित होती है। संचार द्विमार्गीय प्रक्रिया है। अगर क्वेश्चन आ जाता है संचार कैसी प्रक्रिया है, तो संचार देखिए द्विमार्गीय प्रक्रिया है। और देखिए उसके बाद क्या है, संचार का अर्थ स्पष्ट करते हुए साधनों की उपयोगिता बताइए। अब देखिए संचार के साधनों की उपयोगिता हम लोग देख लेते हैं, यानी कि इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदत्त विभिन्न साधन लाभदायक हैं। देखिए इंटरनेट फर्स्ट नंबर पर क्या आ जाता है, इंटरनेट। इस सुविधा के माध्यम से आप प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर की शिक्षा से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और वर्तमान समय में
देखिए यह सूचना यानी कि जानकारी प्राप्ति का मुख्य साधन बन गया है। वर्तमान समय में प्रत्येक विद्यालय, शिक्षा कक्ष या प्रत्येक ऐसा संस्थान जहां शिक्षा प्राप्ति से संबंधित क्रियाकलाप किया जा रहा है में इसकी अनुपस्थिति अनिवार्य हो गई है। प्रत्येक प्रशिक्षक अपने शिक्षण कार्य में इस सुविधा का प्रयोग कर रहा है। कभी कभी छात्रों को नवीनतम बिंदुओं से संबंधित गृह कार्य दिया जाता है, जिसे पूरा करने के लिए छात्र इंटरनेट की सहायता लेते हैं। इंटरनेट से आप सूचनाओं को खोजकर उन्हें पढ़ सकते हैं। यदि आप चाहें तो उसे सुरक्षित यानी कि सेव भी कर सकते हैं, जिससे कि पुनः आवश्यकता पड़ने पर उसे तुरंत प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, वीडियो डिस्क। देखिए वीडियो डिस्क में इस सुविधा द्वारा छात्र अध्ययन से संबंधित पाठ्य सामग्री को इस वीडियो डिस्क में संग्रहित कर लेते हैं, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर एक छात्र द्वारा दूसरे छात्र को अध्ययन हेतु दी जा सके। और देखिए वर्तमान समय में शिक्षक भी इस सुविधा का प्रयोग कर रहे हैं। अब देख लेते हैं थर्ड नंबर पर कंप्यूटर। शिक्षण अनुदेशन की प्रक्रिया को कंप्यूटर के प्रयोग द्वारा बिल्कुल बदल दिया गया है। आज प्रदेश के प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयों से लेकर इंस्टीट्यूशन, नवोदय विद्यालय, जहां तक कि प्रत्येक प्राइवेट विद्यालयों की कक्षाओं में इनका प्रयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर को शिक्षण पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंश माना जाने लगा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या से हम किस प्रकार प्रभावित होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर जान लेते हैं। जनसंख्या के बढ़ने से देश आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने लगता है। प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाती है। लोगों के रहन सहन का स्तर गिरने लगता है। अधिक जनसंख्या के कारण बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण, साधनों का अधिक शोषण, पर्यावरण प्रदूषण जैसी अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या से आम आदमी के जीवन की गुणवत्ता का स्तर गिरने लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए जब जनसंख्या बढ़ती है तो हमारे समक्ष यानी कि हमारे सामने बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसको हमें सहना ही पड़ता है। क्योंकि देखिए रहन सहन में तो देखिए बदलाव हो ही जाता है, स्वास्थ्य में भी, और देखिए कुपोषण का तो शिकार हो ही जाते हैं। जब खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो पाएंगी, जितने ज़्यादा लोग होंगे और देखिए सीमित मात्रा में चीज़ें हैं तो कुपोषण की समस्या तो आ ही जाएगी। और देखिए पर्यावरण प्रदूषण भी होता है, और देखिए बेरोजगारी की तो समस्या होती ही होती है, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं और देखिए नौकरियां कम है। तो उसी अकॉर्डिंग जब जनसंख्या बढ़ती है तो रोज़गार तो बढ़ नहीं रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब रोज़गार नहीं बढ़ रहे हैं तो बेरोज़गारी तो होगी ही, भुखमरी तो होगी ही। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित के विषय में लिखिए। ये क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित के विषय में लिखिए भारत के प्रथम यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और देखिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और देख लेते हैं भारत के कुल राज्यों की संख्या, तो भारत के कुल राज्यों की संख्या 29 है। और उत्तर प्रदेश में कुल जनपदों की संख्या, तो उत्तर प्रदेश में कुल जनपदों की संख्या 75 यानी कि 75 है। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 2016 में आया हुआ लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग देख लेते हैं। देखिए सरकार पर जनता नियंत्रण कैसे रख सकती है, बिंदुवार अपनी राय दीजिए। तो देखिए प्रत्येक सरकार के 3 अंग होते हैं, चाहे वह सरकार केंद्र की हो या राज्य की हो। सरकार पर नियंत्रण जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का ही होता है। देखिए व्यवस्थापिका, और देखिए कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसमें केंद्र का है और राज्य का। और कार्य, देखिए केंद्र में संसद है और राज्य में विधानमंडल, और कार्य क्या है, कानून बनाना। और कार्यपालिका में केंद्रीय मंत्री परिषद, और राज्य देखिए राज्य मंत्री परिषद, और कार्य क्या है, कानून लागू करना। और देखिए न्यायपालिका में देखिए उच्च न्यायालय, और कार्य क्या है, कानून का पालन करना।
हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संसद के बारे में लिखिए। संसद जो है इसके बारे में लिखना है। देखिए, तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति को मिलाकर संसद बनती है। देखिए संसद कैसे बनती है, ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति को मिलाकर संसद बनती है। और संसद संघ सरकार की व्यवस्थापिका है। भारतीय लोकतंत्र में संसद सर्वोच्च है, क्योंकि संसद के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है ना। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद बनती है। कानून बनाने का कार्य संसद के दोनों सदन करते हैं, परंतु संसद के अधिवेशनों को बुलाना, उन्हें स्थगित करना तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को ही है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, अर्थात सरकार पर जनता का नियंत्रण। राष्ट्रपति संसद की प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करना, संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून का रूप धारण नहीं कर सकता है। इस प्रकार राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। फ्रेंड्स, आज यहीं तक। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2017 का सॉल्व पेपर लेकर आएंगे, इसलिए आप हमारे वीडियो से इसी तरीके से जुड़े रहें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।